जय हिंद साथियों, मैं गोविंदराज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि देखो, जीव विज्ञान की हमने पिछली क्लासों में दो टॉपिक पर विस्तार से चर्चा की हुई है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी, ठीक है। अनुवांशिकी के अंतर्गत देखो, हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे परीक्षाओं में फैक्चुअल क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी पर आगे बढ़ते हुए हम डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स वगैरह पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं जिस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, अनुवांशिकी क्या है कि मनुष्य के ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। देखो, मनुष्य के ऐसे लक्षण, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। सच कैरेक्टरिस्टिक which are transmitted to generation, ठीक है, is called genetics या genetic characteristic, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि देखो, इस टॉपिक के अंतर्गत जो हमारा अनुवांशिकी टॉपिक है, ठीक है, तो ये जो अनुवांशिक लक्षण संचरित हो रहे हैं वो किस विधियों से हो रहे हैं, किस विधि, ठीक है, और किस कारणों से संचरित हो रहे हैं, किस कारणों से संचरित हो रहे हैं, ठीक है, किस कारणों से संचरित हो रहे हैं, किस कारणों से संचरित हो रहे हैं, संचरित मतलब ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, किस कारणों से संचरित हो रहे हैं, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, अनुवांशिकी के अंतर्गत। यह यूं कह सकते हैं कि यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों के संचरण होने के विधि एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, अनुवांशिकी के अंतर्गत, ठीक है। अब देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल को, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल, आगे हम इस पर बात करेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यहां पर मैं लिख के दे रहा हूं, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है इसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को। फादर ऑफ हेरिडिटी, फादर ऑफ हेरिडिटी। देखो, मैं दोनों टर्मिनोलॉजी आपको बताता जाऊंगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी। अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट्स पर किए, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पी प्लांट्स पर कंडक्ट किए, जिसपे इन्होंने अनुवांशिकी के विषय में काफी कुछ लिखा। तो अगर इन सिंपल से आप बात पूछे आपसे कि अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अनुवांशिकी शब्द का, अनुवांशिकी शब्द का, ठीक है, प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने, तो आपको जवाब दे देना है, वॉटसन ने किया था, ठीक है। और वॉटसन ने कब किया था, तो बोल देना है 1905 में। ये कई बार पूछा गया प्रश्न भी है और यह पूछ भी लेता है। तो अगर आपसे पूछे कि अनुवांशिकता का पिता किसको कहते हैं या अनुवांशिकता का जनक किसको कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। लेकिन अनुवांशिक वर्ड को या अनुवांशिकी वर्ड का, ठीक है, जेनेटिक्स शब्द का, इंग्लिश में यहां लिख देते हैं जेनेटिक्स, ठीक है, शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था, वॉटसन ने किया था, ठीक है। अब देखो, अनुवांशिकी के एक्सपेरिमेंट में सबसे बड़ा जो योगदान है वो ग्रेगर जॉन मेंडल का आता है। तो यहां पर हम उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। अब देखो, यहां पर 2 पॉइंट बनेंगे परीक्षा उपयोगी प्रश्न, उस पर हमको ध्यान में रखना है। तो देखो, अनुवांशिकी के जनक किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट है या कह सकते हो परीक्षण है वो किस पर किए हैं, तो आपको बोल देना है मटर के पौधे पर, मटर के पौधों पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। पी प्लांट्स, ठीक है।
ही कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट ऑन टी प्लांट्स। ठीक है, इसके आधार पर, अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने 3 प्रमुख नियम दिए हैं। 3 प्रमुख नियम दिए हैं, इन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले मैं तीनों नियम लिख दे रहा हूं, वो याद रखना, वो आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। एक, जैसा कि जो हमारा पहला नियम है वो ये है कि नंबर 1, पहला नियम इन्होंने दिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, ये इनका पहला रूल है। ठीक है, जो इस पर एक्सपेरिमेंट किया, पहला नियम क्या है, प्रभाविता का नियम। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, दूसरा जो नियम इन्होंने दिया है, ठीक है, पहला नियम क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो नियम है इनका पृथक्करण का नियम है। पृथक्करण का नियम। ठीक है, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेपरेशन। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेपरेशन। और जो तीसरा नियम है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन। ये ध्यान रखना, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये नियम किस पर बेस्ड हैं और क्या है, इस पर हम थोड़ी सी अभी चर्चा करेंगे विस्तार से। देखो, तो पहला नियम क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मैंने लिख दिया शॉर्ट में, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ, ठीक है, ये पृथक्करण का लॉ ऑफ सेपरेशन, ये नियम है। और ये है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, तो पहला क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेपरेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये किस पर आधारित है, ठीक है, तो देखो, मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है, और ऐसे लक्षण, या कह सकते हैं कि ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं, ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं, मेंडल ने उनको कारक कहा है। ये ध्यान रखना है, क्या कहा है, कारक कहा है। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं, उनको मेंडल ने क्या कहा है, कारक कहा है। ठीक है, ये क्या कहा है बच्चों, कारक कहा है। इसी को एक दूसरा बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसका नाम है जोहानेंस। जोहानसन, ठीक है, जोहानसन, ये वैज्ञानिक है। इसने इसी कारक को एक वर्ड दिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन। अब इस पर हम आगे बात करेंगे, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो जोहानेंस ने 1909 में 1909 है, ये 5 नहीं, 5 में तो वो वर्ड, जेनेटिक्स वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, वो किसने, वॉटसन ने किया था। दूसरा ये है कि कोई भी जीवधारियों के ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं और जिसके माध्यम से संचरित होते हैं, उसको मेंडल ने क्या कहा है, कारक कहा है। और उसी कारक को, ठीक है, एक नाम दिया है जोहानसन ने, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। इंग्लिश में ये ऐसे लिख सकते हो आप, क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। अब मेंडल के जो 3 नियम है उसमें क्या कहा गया है, उस पर हम एक शॉर्ट परिचय ले लेते हैं। वो परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन हम एक साधारण जानकारी ले लेते हैं। तो मैं देखो आपको यहीं से यहाँ पे समझाते हूँ। जैसे पहला नियम क्या है, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि देखो, कोई भी गुण, जैसे 2 विपरीत गुणों को हमने क्या कराया, संकरण कराया, हाइब्रिडाइजेशन या पॉलिनाइजेशन। ठीक है, पौधों में एक वर्ड प्रयोग होता है संकरण, ठीक है, या पॉलिनाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से जब हम 2 विपरीत गुणों का क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी का जो गुण प्रभावी रहता है, ठीक है, वो गुण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। प्रथम पीढ़ी का जो प्रभावी गुण है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, और प्रथम पीढ़ी का जो अप्रभावी गुण है वो दूसरी पीढ़ी में दिखाई देगा। उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है,
यानी कि प्रथम पीढ़ी का जो प्रभावी गुण है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा, और जो प्रथम पीढ़ी का अप्रभावी गुण है वो दूसरी पीढ़ी में दिखाई देगा। सपोज कीजिए कि जैसे दो विपरीत गुण वाले कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स का हमने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, तो उसका जो पहली पीढ़ी का गुण है जो सामने आया है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, और जो छुपा हुआ गुण है वो अगली पीढ़ी में दिखाई देगा। पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि देखो, पृथक्करण के नियम में कि प्रत्येक युग्मक में दो कारक होते हैं। युग्मक जिसको हम बोलते हैं गैमेट्स, क्या बोलते हैं, गैमेट्स, ठीक है। प्रत्येक कह सकते हैं कि कारक, प्रत्येक कारक के दो युग्मक, किसी भी कारक के दो युग्मक होते हैं, या प्रत्येक युग्मक में दो कारक होते हैं। लेकिन जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, यानी कि कह सकते हैं संकरण की क्रिया कराते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही गुण युग्मक में पहुंचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम, या युग्मक की शुद्धता का नियम, ठीक है। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, इसको याद रखना। इसको एक नाम और भी देते हैं, इसको हम युग्मक की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। किसको, तो आप बोल रहे हैं पृथक्करण के नियम को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम क्या बोलते हैं, युग्मक की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। ये यूं कह सकते हैं कि जब हम दो विपरीत गुणों का संकरण कराते हैं तो युग्मक में, ठीक है, जो दो कारक है उनमें से सिर्फ एक ही पहुंचता है, एक अलग हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम, ठीक है। और युग्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैमेट्स। तो इसे हम युग्मक की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखो, प्रत्येक कारक, प्रत्येक जीन, ठीक है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ठीक है। वो एक गुण में भी प्रभावी हो सकता है और एक से अधिक गुणों में भी अप्रभावी हो सकता है, ठीक है। ये यूं कह सकते हो कि पहले पीढ़ी में जो अस्थायी गुण था जो अगली पीढ़ी में दिखाई देगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यानी प्रत्येक कारक, ठीक है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है और वो किसी भी हाइब्रिडाइजेशन को या किसी भी संकरण की विधि को पूरा करने में सक्षम है, ठीक है। या कोई भी कारक, कोई भी जीन स्वतंत्र रूप से, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन या कह सकते हैं संकरण के उपरांत, ठीक है, अपने में परिवर्तन करने में सक्षम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये तीन प्रमुख नियम है। तो ये परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि इसमें से किसको शुद्धता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी किसको कहते हैं, कि तो आपको क्या बोल देना है, पृथक्करण के नियम। अब इसी में देखो जेनेटिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी, ठीक है, इसकी जेनेटिक्स की। अब टर्मिनोलॉजी क्या होती है कि इसकी शब्दावलियां हैं कुछ जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे एक वर्ड मैंने यहां पर लिखा, जीनोटाइप्स, जीनोटाइप, ये पूछेगा आपसे परीक्षाओं में, ठीक है। एक दूसरा वर्ड जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, फिनोटाइप्स। एक वर्ड तो मैंने लिख दिया जीनोटाइप, एक वर्ड लिख दिया मैंने फिनोटाइप, ये भी परीक्षा में पूछेगा, टाइप। तीसरा एक जो इस शब्दावली में उसको हम बोलते हैं युग्म विकल्पी, विकल्पी, छोटे छोटे वर्ड हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक होता है वर्ड लिंग सहलग्नता, ठीक है। ये चार वर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, युग्म विकल्पी क्या है और लिंग संलग्नता क्या है। तो ये किसके, जेनेटिक्स की ही एक प्रकार की शब्दावली है, ये टर्मिनोलॉजी, ये वर्ड है, ठीक है। तो देखो जीनोटाइप्स क्या है, द वर्ड इज जीनोटाइप, दूसरा वर्ड क्या है, फिनोटाइप, ठीक है। तो देखो जीनोटाइप क्या है कि जीवधारियों के, ठीक है, लिविंग बींग्स के, ठीक है, संगठित लक्षण, यहां पर मैं लिख देता हूं संगठित लक्षण, संगठित लक्षण, ठीक है। ये कह सकते हो ऑर्गेनाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप।
जीवधारियों के संगठित लक्षणों को हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप्स। ये वर्ड याद रखना। जीवधारियों के संगठित लक्षणों को हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप्स। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। फिनोटाइप्स क्या है? कि जीवधारियों के ऐसे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, जीवधारियों के ऐसे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। ठीक है, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है, विच आर विजिबल इनडायरेक्टली, ठीक है, विच कॉल्ड फिनोटाइप। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। और संगठित लक्षण, जीवधारियों के संगठित लक्षण, ठीक है, सच कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, विच आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑन लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड जीनोटाइप्स। उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप्स बोलते हैं। ये पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए देखो मैं यहाँ पे आपको बताता भी जा रहा हूँ और उसका शॉर्ट वर्ड भी लिखता जाऊँ। अब दूसरा क्या है? युग्म विकल्पी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलेलिस। ठीक है, एलेलिस। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है, एलेलिस। ठीक है, युग्म विकल्पी क्या है? तो देखो, जीवधारियों के दो विपरीत लक्षण, ठीक है, ये जीवधारियों के ऐसे लक्षण, ठीक है, जो एक ही गुण है, एक ही गुण अलग अलग रूपों में दिखाई दे, एक ही गुण अलग, ठीक है, किसमें? देखो यहां पर मैं इसको काट करके लिखता हूं। वर्ड क्या था हमारा? युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, विकल्पी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये ध्यान रखना है, एलएलएस। ठीक है, तो जीवधारियों के ऐसे लक्षण, ठीक है, जो कैसे दिखाई देते हो? एक ही लक्षण के अलग अलग रूप दिखाई देते हो। ठीक है, एक ही गुण के, एक ही गुण के कैसे रूप दिखाई देते हो? अलग अलग रूप दिखाई देते हो, अलग अलग रूप दिखाई देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी या एलएलईस बोलते हैं। जैसे एक ही गुण, हमारा कान क्या है या हमारी उंगलियां क्या है, एक ही लक्षण है इनका, लेकिन इनके अलग अलग रूप दिखाई देते, कोई छोटी दिखाई देती है, कोई काली दिखाई देती है, कोई मोटी दिखाई देती है, तो डिफरेंट, ठीक, एक ही गुण के अलग अलग रूप जिसमें दिखाई देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसका युग्म विकल्पी या एलएलईस बोलते हैं। ठीक है, तीसरा वर्ड था हमारा, चौथा वर्ड, सॉरी, ये तीसरा वर्ड था और ये हमारा चौथा वर्ड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिंग सहलग्नता, सहलग्नता। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्स लिंकेज। ठीक है, अब ये वर्ड क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए बस। देखो, जीवधारियों के ऐसे गुण या दो विपरीत गुण, ठीक है, जो एक ही में दिखाई दे रहे हैं, एक ही लक्षण में प्रस्तुत हो रहे हैं, जीवधारियों के दो विभिन्न विभिन्न गुण एक ही रूप में दिखाई दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लिंग संलग्नता। ठीक है, अब इसी के कारण जब हम क्रोमोसोम पढ़ेंगे तो कई जेनेटिक्स रोग होते हैं, तो वो जेनेटिक्स रोग जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? इसी के कारण होते हैं। ठीक है, जो जेनेटिक्स रोग होते हैं वो किसके कारण होते हैं? लिंग संलग्नता के कारण ही होते हैं। ठीक है, मॉर्गन ने, एक वैज्ञानिक था, याद रखना, यहाँ पर मैं लिख दिए रहा हूँ नाम, मॉर्गन ने इसे सहलग्नता कहा है। ठीक है, क्या कहा है? सहलग्नता कहा है। ठीक है, लिंग सहलग्नता क्या है? कि दो, कह सकते हो, भिन्न गुण जब एक ही रूप में दिखाई देते हो, ये कह सकते हो एक ही लक्षण में एक ही वर्ग में दिखाई देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लिंग संलग्नता। अब इससे होने वाली कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी को वर्णांधता होती है, वर्णांधता। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, एक दूसरा रोग होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। ठीक है, एक तीसरा रोग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? गंजापन, गंजापन। ठीक है, और एक होता है मायोपिया, मायोपिया। ये सब इंग्लिश वर्ड है, बस आप ध्यान रखना, मैं हिंदी में इनको लिख रहा हूँ, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया को हम क्या बोलते हैं? निकट
दृष्टि दोष, क्या बोलते हैं हम, निकट दृष्टि दोष। और हेमोफीलिया देखो ये एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। रक्त का थक्का नहीं बनता तो जैसे किसी व्यक्ति को चोट वोट लग जाती है, ठीक है, तो उसका ब्लड बहना बंद नहीं होता है, ठीक है। अब अगर किसी का ब्लड बहना नहीं बंद होगा तो अंततः वो क्या हो जाएगा, डेड कर जाएगा, ठीक है। तो हेमोफीलिया जो रोग है प्रायः ये किसमें होता है, पुरुषों में होता है, ठीक है। और ये एक्स संलग्न रोग है, कैसा, एक्स संलग्न रोग है। तो और ये रोग किस पर बेस्ड है, तो आपको क्या बोल देना है, लिंग संलग्नता पर बेस्ड है, जो हमने वर्ड आपको बताया, लिंग संलग्नता यानी कि सेक्स लिंकेज पर बेस्ड डिसीजेज है ये, ठीक है। कौन सा, वर्णांधता, जिसको जिसमें आपने देखा होगा हरे और लाल कलर में भेद नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है, डिफरेंट बिटवीन कलर रेड एंड ग्रीन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्णांधता, ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्णांधता। और हेमोफीलिया में क्या होता है कि उसके रक्त का थक्का नहीं बनता, क्या नहीं बनता, रक्त का थक्का, ठीक है, नहीं बनता। ये कैसे रोग है, तो इस सारे रोग कैसे हैं, जेनेटिक्स रोग हैं, ये कह सकते हैं अनुवांशिक पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले रोग है। गंजापन, ठीक है, बॉल्डनेस, ठीक है, बॉल्डनेस, ठीक है, ये रोग भी कैसा है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी, या ये भी एक्स, ये सारे के सारे एक्स संलग्न रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो ये एक शॉर्ट जानकारी थी किसके विषय में, हमारा हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकी के विषय में, उसका हमने एक शॉर्ट परिचय आपको दिया। अब इसी पर जो अगले टॉपिक्स होंगे हमारे डिटेल पर बात करेंगे, तो इसी पर हम देखो बेस्ड होगा हमारा डीएनए, ठीक है, इस पर बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे आरएनए पर, और फिर हम क्रोमोसोम्स पर, ठीक है। और इनसे जो भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनेंगे उन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, ठीक है। और इसी में हम जीन की डिटेलिंग प्लस आज के समय में जो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये कह सकते हो जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी कि में जो आज के एक्सपेरिमेंट हुए हैं या जो जो चीज़ें इस पर विस्तृत हुई हैं उस पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी पर बेस्ड रहेगा, और इससे परीक्षाओं में बहुत छोटे छोटे पॉइंट बनते हैं। तो जो अभी टॉपिक हमने बताया अनुवांशिकी का, वो एक बेसिक ओरिएंटेड कह सकते हो इंट्रोडक्शन था, सामान्य परिचय है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना। अगली क्लास में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।